द लॉटरी इन बेबीलोन, जॉर्ज लुइस बोर्गेस की एक लघु कहानी पहली बार 1941 में प्रकाशित हुई। उनकी सबसे काफ्केस कहानियों में से एक है, जिसमें इसके कई प्रमुख पहलुओं में चेक लेखक का प्रभाव है। उस समय बोर्गेस बुकशेल्फ को फिर से भरने के बजाय एक अधूरा पुस्तकालय काम कर रहा था, और द लॉटरी इन बेबीलोन सभी मानवीय प्रयासों में निरर्थकता की भावना को दर्शाता है जो बोर्गेस इस समय महसूस कर रहे थे। लेकिन इस कहानी का क्या मतलब है? नीचे दी गई कहानी के हमारे सारांश और विश्लेषण पर आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ बाबुल में लॉटरी पढ़ सकते हैं। बाबुल में लॉटरी। सारांश। बोर्जेस का कथाकार हमें बाबुल देश में एक लॉटरी के बारे में बताता है, प्राचीन मध्य पूर्वी क्षेत्र का नाम, लेकिन हम मानते हैं एक अलग और काल्पनिक देश जो सदियों पहले शुरू हुआ था। उस समय लोग तांबे के सिक्के का भुगतान करके लॉटरी में प्रवेश करते थे, बदले में चांदी के सिक्के जीतने की उम्मीद में। लेकिन लॉटरी जल्द ही कुछ और विकसित हो गई, क्योंकि यह अपने प्रारंभिक रूप में केवल आंशिक रूप से सफल रही थी। मानव स्वभाव के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए लॉटरी में प्रवेश करने वाले लोग या तो एक अच्छा पुरस्कार जीत सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं। यह लॉटरी को अधिक आकर्षक क्यों बना देगा? क्योंकि लोग इसमें प्रवेश करने में विफल होने के कारण कायर नहीं दिखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जुर्माना लगने का डर था। इसलिए साथियों के दबाव ने अधिक लोगों को भाग लेने के लिए भुगतान किया। समय के साथ लॉटरी चलाने वाली रहस्यमय कंपनी ने जुर्माने को कारावास से बदल दिया। जिन लोगों ने अशुभ टिकटों में से एक खरीदा था, वे जेल जाएंगे, बस गलत टिकट होने के कारण, जो कि यादृच्छिक रूप से निकाला गया था। जल्द ही अन्य दंड पेश किए गए, लेकिन निम्न वर्ग, जो नियमित रूप से लॉटरी में प्रवेश करने के लिए भुगतान नहीं कर सकते थे, ने इसमें प्रवेश करने के अधिकार की मांग की। कथाकार कहता है कि मोड़ तब आया जब एक गुलाम ने अपने पैसे के बिना किसी की लॉटरी का टिकट चुरा लिया, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण टिकट के रूप में हुआ, जिसमें किसी की जीभ जलने का पुरस्कार था। संयोग से देश के कानून ने यह भी कहा कि किसी की जीभ जलाना लॉटरी टिकट चोरी करने की सजा थी। बाबुल के लोगों ने इसे एक संकेत के रूप में देखा कि लॉटरी उतनी यादृच्छिक नहीं थी जितनी कि यह प्रतीत होती है, और उन्होंने लॉटरी में स्वतः प्रवेश करने का अपना अधिकार जीत लिया। जिस कंपनी ने लॉटरी चलाई, वो एक तरह से राज्य बन गई, क्योंकि उसके पास हर एक नागरिक पर अधिकार था, क्योंकि हर कोई उसकी लॉटरी में भागीदार था। अच्छे पुरस्कारों और अप्रिय आश्चर्यों के बीच की चरम सीमाएं, जैसा कि यह थीं, अधिक स्पष्ट हो गईं। एक छोर पर एक भाग्यशाली विजेता को बाबुल में एक उच्च पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, जबकि दूसरे छोर पर उन्हें मार दिया जा सकता है। हालांकि इसने अधिक लोगों को यह विश्वास दिलाया कि परिणाम केवल यादृच्छिक थे, और जरूरी नहीं कि वे लॉटरी से जुड़े हों। किसी की मृत्यु हो सकती है, और यह संयोग ही होगा कि उन्होंने उस भाग्य को धारण करने वाला एक दुर्भाग्यपूर्ण टिकट लिया था। इसलिए कंपनी ने लोगों को यह समझाने के लिए एक प्रचार अभियान शुरू किया कि वे कंपनी सब कुछ नियंत्रित करते हैं। लोगों को विश्वास होने लगा कि ऐसा ही है, और यादृच्छिक संयोग भी किसी न किसी तरह कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और बदले में कंपनी ने महसूस किया कि लोगों ने उन्हें दैनिक जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण करने की अनुमति दी थी। लॉटरी में ड्रॉइंग की संख्या, जिसने बेबीलोन के प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक परिणाम को निर्धारित किया, अनंत हो गया। तब क्या होता है कि लॉटरी जीवन के समान हो जाती है। लॉटरी माना जाता है कि सब कुछ निर्धारित करता है, यहाँ तक किताबों में मिली त्रुटियों और विसंगतियों, यहाँ तक एक ही पुस्तक की प्रतियों के बीच भी। झूठ बनाने और फैलाने को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। वास्तव में
यह भी संभव हो जाता है कि कंपनी अब मौजूद नहीं है और इसके विघटन के बाद से जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ वास्तविक यादृच्छिक मौका है। इसके विपरीत, यह संभव है कि कंपनी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो और सब कुछ नियंत्रित करती हो।